सो हमारे पास में सबसे पहले जो इसको फॉर्मुलेशन के लिए कि हमने किया गया था तो स्टीफन्स लॉ। तो स्टीफन्स लॉ क्या बोलता है? स्टीफन्स बोल्ट्जमैन, ठीक है। तो इसमें बोला उन्होंने कि सपोज कोई बॉडी है एक, सपोज ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, इसका तुमको अब टेम्परेचर दिया हुआ है सपोज टी, ठीक है, इसका टेम्परेचर टी है, और इसका जो सरफेस एरिया है जो कि सराउंडिंग के कांटेक्ट में एरिया है वो मैंने बोल दिया ए, एरिया ए। और इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने दो चीजें की थी ना डिफाइंड, एक तो होता है ए, एक होता है ई। ये क्या होते हैं ये? स्मॉल ए क्या होता है, स्मॉल ई क्या होता है? एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर। यस, ये होता है एब्जॉर्प्टिव पावर। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना अच्छा एब्जॉर्ब कर सकता है, और ये क्या होता है, तुम कितना अच्छा इमिट कर सकते हो। और किरचॉफ लॉ ने क्या बोला था? ए इक्वल टू ई, याद है? हाँ भाई, अरे हाँ ना। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, हम हाँ बोलते हो फिर मुझे याद आता है, बता दिया है मैंने, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज मिस कर दूं। और फॉर अ ब्लैक बॉडी ए इक्वल टू क्या होता है, 1, जिसको बेसिकली हम वो मान के चलते हैं, रेफरेंस फ्रेम मान के चलते हैं। तो चलो यहाँ पे ये मेरे पास में एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर टी है। तो स्टीफन्स लॉ बोलता है कि एट एवरी टेम्परेचर बॉडी रेडिएट्स एनर्जी। अब जो रेडिएशन जा रहा है उसका देखते हैं, डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब क्या होता है, पावर, द रेट एट विच एनर्जी इज रिलीजिंग, इस ऑब्जेक्ट से बाहर जा रही है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। टेम्परेचर जो बॉडी का है उसकी पावर 4, एंड इसका सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी, और प्रोपोर्शनल टू ई, इसकी इमेसिव पावर। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट जितना अच्छा एमिट कर सकता है वो उतना ही आ जाएगा। अगर ब्लैक बॉडी की बात करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो यहां से हमारे पास बनता है डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू सिग्मा ई ए टेम्परेचर की पावर 4, वेयर सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8। डायमेंशन क्या बन जाएंगे, डी क्यू बाई डी टी इज वॉट, पावर है ना, पावर के नीचे क्या आएगा, एरिया, मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर की, केल्विन की पावर 4। यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग द टेम्परेचर डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा टेम्परेचर शुड बी पुट इन केल्विन, ठीक है, और डिग्री सेल्सियस के अंदर मत डाल देना। तो ये है कि इस ऑब्जेक्ट ने इतना पावर बाहर दिया, सराउंडिंग को दिया, ठीक है। अब सपोज इसके बाहर सराउंडिंग भी है, सपोज उसका टेम्परेचर मैंने बोल दिया टी नॉट, सराउंडिंग का, और सराउंडिंग बहुत बड़ा है। तो यही जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये तो इसने एमिट कर दिया ए क्यू बाई डी टी, सपोज ये मैंने बोल दिया ई, ठीक है ना, ये इसने मतलब एमिट किया। अब सराउंडिंग भी तो अपनी एनर्जी को इसके इसके पास में भेजेगा। वो सपोज मैंने बोल दिया डी क्यू बाई डी टी ए, इतना उसने एब्जॉर्ब किया। तो देखते हैं कि एब्जॉर्ब ने कितना होगा। तो जो डी क्यू बाई डी टी जो एब्जॉर्ब आएगा वो बन जाएगा सिग्मा, सेम चीज है ई, ई की जगह पे आ जाएगा ए, कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना अच्छा एब्जॉर्ब कर सकता है। सरफेस एरिया उतना ही है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। क्योंकि अगर देखो तुम्हारे पास में इस यूनिवर्स में दो ही चीज हैं, एक तुम हो एक यूनिवर्स है।
तो अगर मैं तुमको बोलता हूँ बॉडी, तो उसके अलावा यूनिवर्स बन गया सराउंडिंग। सेकंड केस में मैंने क्या किया कि जो कहते सराउंडिंग था उसको मैंने बोल दिया अपना बॉडी। तो अब एक ऐसा बॉडी बन गया जिसका टेम्परेचर कितना है, टी नॉट। तो वो कितने एनर्जी को अपने एमिट करेगा, सिग्मा ई ए टी की पावर 4, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका मतलब एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आ जाएगा बस। तो इतना उसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब हमको किरचॉफ लॉ से पता है कि ए इक्वल टू क्या होता है, ई। तो अब अगर मैं लिखूं कि नेट एमिसिव पावर, ठीक है, या फिर यहाँ पे एमिसिव पावर नहीं लिखूंगा, नेट नेट एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम। यहाँ पे मैं ऑलरेडी बोल दिया है लॉस, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी से एनर्जी को बाहर में रिलीज होना है। तो मतलब क्या बन जाएगा, डी क्यू बाई डी टी अपना एमिटेड माइनस डी क्यू बाई डी टी एब्जॉर्प्शन। हो गया रिजल्टेंट, ये है हमारे पास में रिजल्टेंट ना। तो अब मैं इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो मेरे पास बचेगा डी क्यू बाई डी टी। अब इसका मतलब वही है नेट लॉस। तो वो क्या बन जाएगा, सिग्मा ई ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। अगर ब्लैक बॉडी की बात करूंगा तो ई की वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगी। कुछ पॉइंट्स, इफ ई इज नॉट गिवन और आस्क्ड इन क्वेश्चन, ठीक है, टेक इट 1। या तो तुमसे ई का वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पूछा ना जाए, या फिर तुमको दिया ना जाए, तो उस केस के अंदर ई का वैल्यू तुमको 1 लेना है। ये बन गया हीट लॉस। अगर किसी ऑब्जेक्ट का हीट लॉस हो रहा है तो उसका टेम्परेचर कम होगा। हाँ हाँ सर। तो मैं लिख सकता हूँ कि एम एस, ठीक है, डी टी अपॉन डी टी, कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी वाला, सिग्मा ई ए टेम्परेचर की पावर 4 माइनस। तो ये जो बनता है डी टी बाई डी टी, ये बन जाएगा माइनस नहीं, सिग्मा ई ए अपॉन एम एस टेम्परेचर की 4 माइनस 10। ये क्या है, डी टी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। और ये जो वैल्यू है इसका मतलब क्या हुआ, अगर हीट तुम्हारा रिलीज हो रहा है देन योर बॉडी विल बी कूल डाउन, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। और इसका वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो चाहो तो हाँ टी पावर 4 माइनस टी एस रहेगा ना, यस मतलब मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर है ना। हाँ उसको वो बोल दिया ना, टी नॉट बोल दिया मैंने। हाँ ठीक है, हाँ। तो अगर तुम इसको जब फॉर्मूले में पुट करोगे तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना, मतलब कि टेम्परेचर तुम्हारा कम हो रहा है। और अगर तुमको माइनस साइन और लगाना नहीं है तो कोई बात नहीं, वो हमारे अंडरस्टैंडिंग की बात है, क्योंकि अपना पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। हमसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि तुमने माइनस क्यों नहीं लगाया, ये नहीं लगाया। अपना पर्पस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास में है। तो देखो इसको देख के बोल सकते हो ना कि अगर तुम्हारा टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, तो जो तुम्हारा हीट लॉस होएगा वो कौन सी फॉर्म में ज्यादा होगा, रेडिएशन में या कंडक्शन में। एट हाई टेम्परेचर सर कंडक्शन में होना चाहिए। नहीं, देखो ना, कंडक्शन के अंदर टेम्परेचर की पावर कितना आया था, 1। यहाँ पे कितना आ रहा है टेम्परेचर की पावर, 4। तो अगर तुम्हारा टेम्परेचर हाई है तो तुम्हारा मेन जो हीट लॉस हो रहा है दैट इज इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तभी तो हाई टेम्परेचर पे ना रेडिएशन ज्यादा होता है। ठीक है, जब तुम्हारे सामने चाय का कप रखा हुआ है, सपोज एक अपने एग्जांपल लेते हैं, कौन सी लेयर सबसे पहले ठंडी होती है, सबसे ऊपर वाली या नीचे वाली, ऊपर वाली।
ऊपर वाली, क्योंकि ऊपर वाली जो सरफेस है वो है ना रेडिएशन के थ्रू ठंडी हो रही है, और जो सबसे नीचे वाली सरफेस है दैट इज वो है ना कंडक्शन से हो रही है, बॉटम से निकल रहा है। ऊपर की लेयर जल्दी ठंडी होती है, तो तुम उसके ऊपर फूंक मारते हो तो वो ठंडी हो जाती है। तो ये हमारे पास हाई टेम्परेचर पे, एट हाई टेम्परेचर रेडिएशन इज मोर। ठीक है, अब तक हमने कोई इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं किया, अब थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, स्पेशल केस हम बोल रहे हैं कि इफ डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज वेरी वेरी लेस देन टेम्परेचर ऑफ, कहते हैं, सराउंडिंग। ठीक है, सपोज तुम्हारे जो चाय है, चाय का टेम्परेचर तुमको दिया हुआ 100 डिग्री, और बाहर का टेम्परेचर सपोज तुमको दिया हुआ, नहीं, चाय का टेम्परेचर मान लो कहते हैं 50 डिग्री है, और तुम्हारे बाहर का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, 10, और तुम्हारा सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना हो गया, 273 प्लस 40 ना। तो सराउंडिंग के टेम्परेचर के कंपैरिजन में तुम्हारा जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो क्या हो जाएगा, तो हम देखते हैं। तो अपने इसी में आते हैं अपना dt बाई dt में। तो जो dt बाई dt है, चाहो तो माइनस साइन होकर लगा लो, बट ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिग्मा ई, तो डायरेक्टली टी पावर 4 हो जाएगा, सिग्मा ई ए अपॉन एम एस, इसको मैंने ऐसे रखा। यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा, टेम्परेचर की पावर 4। क्या मतलब, वो टेम्परेचर ऑफ बॉडी, अगर मैं इसको लिखूं तो ये बन जाएगा टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू डेल्टा टी। तो क्या बन जाएगा, टी, डेल्टा टी प्लस टी नॉट। तो इसको मैं लिखूंगा कि टी नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। सही है, थोड़ा सा और करते हैं। मैंने कहा सिग्मा ई ए अपॉन एम एस, मैंने इसमें से टेम्परेचर को कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा टी नॉट की पावर 4 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट की पावर 4 माइनस 1। अब बताओ, इफ डेल्टा टी इज वेरी वेरी लेस देन टी नॉट, तो इसके अंदर बाइनोमियल एक्सपेंशन होकर लगा दूं, 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो सिग्मा ए अपॉन एम एस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4, ये बन जाएगा 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट माइनस 1। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, टी नॉट से ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा 4 सिग्मा ई ए अपॉन एम एस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 3। ये पूरा सब कुछ कांस्टेंट, क्योंकि हम मान के चलते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा, डेल्टा टी। क्या होता है डेल्टा टी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब देखो, अब तुम्हारा जो है ना रेट ऑफ कूलिंग है वो है ना किस पे डिपेंड कर रहा है, हाँ देखो देखो, इट्स लाइक एन कंडक्शन ना, टेम्परेचर और डिफरेंस की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। हाँ तो इफ, तो जब तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है ना, तो जो है ना रेडिएशन है वो भी हमारा कंडक्शन के जैसा ही हो जाता है, इतना फर्क नहीं पड़ता। हाई टेम्परेचर पे इट मैटर्स। अगर टेम्परेचर कम है तो देखो ना इक्वेशन उसी टाइप की बन गई हमारी, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर इस पूरे को मैंने बोल दिया कांस्टेंट, तो मेरे पास बन जाएगा कि dt बाई dt इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइप t माइनस टी नॉट, रेट ऑफ कूलिंग। क्या इसको इंटीग्रेट करके क्या टेम्परेचर का फंक्शन का निकाल सकते हो, चलो करो, फाइंड टेम्परेचर एज फंक्शन ऑफ टाइम। चलो सॉल्व करो, इंटीग्रेट करो इसको, और मुझे बताओ ना ग्राफ कैसा आएगा।
तुमको अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का दिया हुआ है, मान लो इनिशियल टेम्परेचर बॉडी का समथिंग है और तुमसे पूछा है कि उसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। किसने किया भाई बताओ, कौन बताएगा? ग्राफ पैराबोला की तरह बनेगा क्या? पैराबोला क्यों बनेगा बेटा बताओ, इक्वेशन क्या होती है मैं पैराबोला की? वापस चेक करती हूँ वापस। मुझे जहाँ पे स्क्वायर तुम, में आ रहा है। एक सेकेंड, जहाँ पे तुमको पैराबोला बनाना होता है वहां पे तुम बना देती हो लॉग, और जहाँ पे तुमको बनाना होता है लॉग वहां तुम पैराबोला बना हाँ रही हो। सर, इसीलिए मैं चेक करती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है लड़की। सर अरे ln फॉर t minus ts है। यस ln t minus एलन, t naught है ना। भाई यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी टी अपॉन डी टी, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे बनेगा माइनस के इंटू टी माइनस टी नॉट। भाई ये मैंने क्यों लगाया हुआ माइनस साइन, क्यों? बिकॉज आई नो कि टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ तो मैं लिख देता हूँ कि रेट ऑफ कूलिंग, लेकिन जब मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो उसको नहीं समझ में आता है ना रेट ऑफ कूलिंग, वो तो समझ रहा है कि द रेट एट विच टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, तो इसलिए मुझे माइनस साइन लगाना पड़ा। अब मैं इसको वो कर देता हूँ ना, डिफरेंट क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट, तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो, हाँ, तो ये बन जाएगा के टी। जब तुम्हारे पास में टी इक्वल टू 0 है, तो सपोज जो हमारा टेम्परेचर है वो सपोज मैंने बोल दिया क्या बोलोगे भाई, टी आई, और एट सम टाइम टी हो गया। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, 1/x वाला बन रहा है ना। हाँ हाँ सर, हाँ ये सर। 1/x का क्या बन जाता है, एल एन, ln एल एन टी माइनस टी नॉट। अब इसके ऊपर भी लिमिट आएगी, टी इनिशियल टी फाइनल, और ये सिंपली बन जाएगा के टी, ठीक है।
पहले लगाया अपर लिमिट, तो ln t माइनस टी नॉट, फिर माइनस ln t इनिशियल माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ln a माइनस ln b क्या होता है? ln a by b। डिवाइड ln a कर upon b। तो ln t माइनस टी नॉट अपॉन टी आई माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ये क्या बन जाएगा? t माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस ई की पावर के टी, और ये बन जाएगा t इनिशियल माइनस टी नॉट। तो फाइनल टेम्परेचर क्या बन जाएगा? टी नॉट प्लस टी आई माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस के टी। एक्सपोनेंट ग्राफ है ना, और एक्सपोनेंट भी कैसा? डिक्रीजिंग, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स। तो ये तो होता ही है। तुम बताओ ना, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री है तो 100 से 90 होने में टाइम ज्यादा लगेगा या फिर 90 से 80 होने में? 100। जब टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ कूलिंग भी ज्यादा है ना, यहाँ पे देखो ना। जब टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ कूलिंग भी ज्यादा है। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो जो रेट ऑफ कूलिंग भी कम हो जाएगा। तो ये ग्राफ आता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा भाई। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं टेम्परेचर, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया टाइम, तो t इक्वल टू 0 पे कितना टेम्परेचर है? टी आई, ये टी आई हो गया। और फाइनली आफ्टर ए वेरी 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 लॉन्ग टाइम, जब t की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? यहाँ पे डाल के देखो, टी नॉट, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और उसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो सपोज ये मेरे पास में है टी नॉट, तो फाइनली तो जो है उसको इस लाइन पे आना है। तो अगर ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, e की पावर माइनस एक्स। ये तो स्ट्रेट लाइन बन गया यार। हाँ, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? बताओ कुछ डाउट? हेलो? नहीं सर। क्लियर है सर। अब देखो, कैलोरीमेट्री के अंदर तो हमने कहा था कि हाँ ठीक है, फाइनल टेम्परेचर उसके बराबर हो जाएगा, लेकिन क्या रियल लाइफ में होगा? कभी नहीं होगा। वो इनफाइनाइट टाइम पे जाके होगा, और इनफाइनाइट टाइम का मतलब होता है वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, सफिशिएंटली। तो ये हमारे पास चीज है। अब इसी ग्राफ को मैं ध्यान से देखो, क्या इस ग्राफ का स्लोप हर जगह पे सेम है? नहीं ये जो सर। नहीं भाई देखो, हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और अप्रोक्सीमेशन करेंगे भाई। जैसे मैंने बोला था ना, यहाँ पे एक वर्ड काम में दिया था मैंने, स्पेशल केस, ये वाला मिट गया है तो यार। अब मैं एक और लूंगा इसके अंदर, स्पेशल केस, स्पेशल केस ऑफ दैट स्पेशल केस। मतलब कि अप्रोक्सीमेशन लेवल 2, वहां पे अप्रोक्सीमेशन लेवल 1 था, अब अप्रोक्सीमेशन लेवल 2 आ रहा है। कैसे? तो अब बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं पहले उसका। टी, हमारा जो ग्राफ है वो बेसिकली ऐसा बन रहा है, एक्सपोनेंट वाला। ये है ऐसा है ना अपना एक्सपोनेंट, e की पावर माइनस एक्स वाला बन रहा है। आई नो कि हर पॉइंट के ऊपर जो क्या बोलते हैं स्लोप है वो अलग अलग है, तो मैंने कुछ अपने इंटरवल लिए, फिक्स इंटरवल।
जैसे सपोज ये जो चीज है ना, ये इतना तो गैप है, इसको सपोज मैंने बोल दिया डेल्टा टी, फिर मैंने यहाँ पे एक और ले लिया डेल्टा टी, ठीक है। तो ये तो हो गया टेम्परेचर में डिफरेंस। अब मैं देखता हूँ कि इतना टेम्परेचर में डिफरेंस आने के लिए कितना टाइम लगेगा। सपोज यहाँ पे आए तो यहाँ पे मुझे लगा T1, यहाँ पे मुझे टाइम लगा T2। कौन सा बड़ा होगा, T1 बड़ा होगा T2 बड़ा होगा? T2। तुमको डायग्राम देख के ही पता लग जाएगा कि तुम्हारा जो T2 है वो बड़ा होगा, क्योंकि चीजें ठंडी होने के बाद में कूलिंग का जो रेट है वो कम हो जाएगा। अब देखो इस छोटे से इंटरवल में देखते हैं, इस छोटे से इंटरवल में ये जो लाइन है ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन है ना, तो हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, न्यूटन्स कूलिंग लॉ। नाम सुना है? नहीं। हाँ भाई, न्यूटन्स कूलिंग लॉ हम क्या करते हैं कि हम इसको रियल लाइफ के अंदर काम में लेते हैं कि यार अगर मैं किसी बॉडी के टेम्परेचर को, है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री को कंपेयर करूं तो आई कैन नॉट कंपेयर ना, क्योंकि हर पॉइंट पर अलग अलग आ रहा है। लेकिन अगर मैं छोटे छोटे सेगमेंट बना दूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली सेम कैसे आएगा कि भाई ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है ना, बन गए ना दोनों। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं देखो जो मेरा कहां पे गया, ये था ना कि डेल्टा टी अपॉन डी टी, ये मेरे पास क्या आया था कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सर यही है न्यूटन कूलिंग लॉ। यही न्यूटन्स कूलिंग लॉ। अब देखो इसमें क्या किया, अगर हमने क्या किया, एक हमारे पास कंटेनर था, सपोज गर्म पानी था, ठीक है, जैसे ये है, इसके अंदर पानी है और पानी के अंदर हमने सपोज लगा रखा, थर्मामीटर लगा रखा है। तो जो थर्मामीटर है वो हमको इसका टेम्परेचर बताता रहेगा ना। तो मैंने दो वो बना लिया, अपने टेबल बना लिया, ये मेरा टेम्परेचर, ये मेरे पास में टाइम, और मैं सब कुछ लिखता गया कि भाई जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से मैंने कंपेयर किया तो टाइम मैंने बोल दिया 0, ठीक है। फिर बाद में टेम्परेचर मेरा कितना हो गया, 95 डिग्री हो गया, सपोज मेरे को लगा टाइम उस टाइम हो गया 20 सेकेंड, ठीक है। फिर 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो टाइम मेरे पास हो गया 45 सेकेंड, ठीक है। फिर मेरे पास में 85 डिग्री हो गया, फिर मेरे पास में 80 डिग्री एंड सो ऑन। इस टाइप से हमने बहुत सारे वो ले लिए। तो अब अगर मैं कंपेयर करूं तो ये जो स्लॉट बने हुए हैं, ये देखो ना, स्लॉट मेरे छोटे छोटे से हैं। तो उस छोटे से इंटरवल में तो मैं कह सकता हूं ना कि भाई जो बॉडी है ये, उसका जो स्लोप आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। स्लोप कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्शन वाली चीज ना, कंडक्शन के अंदर होता है ना ऐसा, तो क्योंकि उसके अंदर कहते हैं टेम्परेचर की पावर 1 आता है। तो हम ये कह देते हैं कि ये जो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है, हम लिख देते हैं कि dt बाई जो dt है, दिस इज k। टेम्परेचर ऑफ बॉडी को हम लिखता हूं कि t इनिशियल प्लस t फाइनल बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये है न्यूटन्स कूलिंग लॉ। t इनिशियल प्लस t फाइनल बाई 2 क्यों लिया, एवरेज वैल्यू। तुमको पता है जब कोई फंक्शन स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चेंज होता है तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, उसका मिड पॉइंट। जैसे कि अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो जो अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। तो अगर मुझे वेलोसिटी का एवरेज निकालना है तो मैं कह सकता हूं कि इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। तो वो ये चीज है, एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है।
फ्रॉम दिस फॉर्मूला। सर इसको हम लोग हमेशा यूज कर सकते हैं या कोई कंडीशन है? हाँ हाँ, अभी तुमको फिर बताता हूँ। तुमको क्वेश्चन की शक्ल देख के पता लग जाएगा कि तुमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जैसे जैसे मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया कि एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट है कूल डाउन फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड इन 2 मिनट्स। ठीक है, देन फाइंड टाइम टू कूल डाउन फ्रॉम 90 डिग्री टू अपना 80 डिग्री सेंटीग्रेड। एक और चीज, क्या यहाँ पे मुझे टेम्परेचर को केल्विन में लेने की जरूरत है? नहीं, सर हमें डेल्टा टी चाहिए तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा ना? यस, यहाँ पे देखो टेम्परेचर की पावर 1 है और मुझे वो निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं किसी में ले सकता हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन आएगा, अब यार इतना तो मुझे पता है कि यार लॉग वॉग तो मैं कैसे लगाऊंगा ना, मैं इसके अंदर लॉग लगा सकता सरांनी हूँ। 2 क्वेश्चन पण विचारले मी. हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? हेलो, सर घर में बात कर रहा होगा। अच्छा, तो इसमें क्या है कि तुमको क्वेश्चन देख के पता लग गया ना अब ये कि उसने क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर का डिफरेंस दिया हुआ है, इनिशियल दिया हुआ है, और यहाँ पे तुमको बताना पड़ेगा कब, व्हेन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज सपोज 50 डिग्री सेल्सियस। अब बस, अब मैं सॉल्व करूंगा। अपने को सिंपल सा पता है कि dt बाई dt इक्वल टू होता है कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। पहले कितना डिफरेंस आया टेम्परेचर में, 100 से 90? 10। कितना टाइम लगा? 2 मिनट्स इक्वल टू कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना आएगा, 100 प्लस 90 बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सपोज 45 कर देते हैं, 45। फिर बाद में इक्वेशन 2, उसमें क्या, उसके अंदर भी कितना है, डेल्टा टी 100, सपोज टाइम लगा टी कांस्टेंट, उस टाइम पे उसका एवरेज टेम्परेचर कितना आएगा, 90 प्लस 80 बाई 2 माइनस 45। अब क्या करोगे, k इक्वल टू k कर दे। बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, के कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। है ना? अब सपोज वो तुमसे ये बोले कि सपोज तुम्हारे पास में 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का मास मान लो उनका डेंसिटी सेम है, मटेरियल भी सेम है, ठीक है, लेकिन एक का मास दूसरे का 5 टाइम्स है, नहीं 8 टाइम्स ले लो, 8 टाइम्स, है ना? तो अगर 8 टाइम्स है, इसका मास m, इसका मास 8 m, ठीक है, इसका टेम्परेचर मान लो T है, इसका टेम्परेचर भी T है, और सराउंडिंग का T0 है, तो जो dt बाई जो dt आएगा उसका रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ रेट ऑफ कूलिंग एट t इक्वल टू 0, मतलब कि है ना इनिशियली जो रेट ऑफ कूलिंग आएगा उसका रेशियो क्या होगा। अब देखो, अब मेरे पास है फर्क पड़ेगा, मुझे पता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना वो तो सेम है, तो मैं कहूंगा कि जो dt बाई dt है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, और k में क्या क्या आया था याद है, 1/m सिग्मा आया था, e आया था, a आया था, है ना, और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है वो तो ठीक है, अपॉन नीचे क्या आया था, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, तो एरिया, ठीक है। अगर स्फेयर की बात करें, अगर इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस कितना होगा, 2r, इसका एरिया a है तो इसका एरिया कितना बन जाएगा, 4a, 4A। तो
अब तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे, फिर अपने उसी हिसाब से रेशो निकालेंगे। ठीक है, हाँ भाई कर लोगे ना, इजी चीज है, सबसे इजी यही होता है। हाँ और सर। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कोई इसके अंदर वो नहीं होता प्रॉब्लम, सबसे आसान क्वेश्चन यहाँ से आएगा। सर आपने आर और 2r के बीच का रिलेशन कैसे निकाला? अरे उसका मास कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया ना। तो अगर मान लो स्फेरिकल बॉडी है तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी पाई आर मास, क्यूब। हाँ सर। ठीक है ना। तो रेडियस को 2r होना पड़ेगा। तो वो ऐसे अलग अलग दे सकते हैं, कह देंगे सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक का बॉडी क्या बोलते हैं स्फेयर है, एक का बॉडी क्यूब है, तो बताओ क्या होगा। तो वो फिर हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कहाँ पे हमारे फॉर्मूले में कौन कौन से वेरिएबल हैं। देन फॉर्मूले को थोड़ा सा एक दो बार लिख के देखोगे तो याद हो जाएगा। ओके, हाँ भाई ठीक है। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ आगे आते हैं। सर एक मिनट थोड़ा लास्ट स्क्रॉल कर सकते हैं फॉर्मूला, ये वो अपने जो पहले लिखा था कूलिंग लॉ। ये हाँ सर। ये इसके भी ऊपर, सर वो हो गया। क्वेश्चन भी दिखा देना। हाँ ये लो। Done. हो गया, चलो। अब देखो, तुमको एक चीज मैंने बताई कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका एरिया है ए, इसका टेम्परेचर है टी, तो जो dq/dt है, मतलब जितना हीट ये एमिट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या आई थी भाई, सिग्मा ई ए टेम्परेचर की पावर 4 आया था ना। हाँ अरे सर। आया था, स्टीफन्स लॉ। सपोज इसके अंदर मैंने ले लिया E = 1, इसका मतलब क्या हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैक बॉडी। ब्लैक तो बॉडी। क्या बन जाएगा, dq/dt बन जाएगा सिग्मा ए टेम्परेचर की पावर 4। ये क्या होता है, दिस इज पावर, कि इतना पावर एमिट हो रहा है। ये क्या है, एरिया। अगर मैं उसको भी नीचे लिया हूं कि 1/a dq/dt इक्वल टू क्या बन जाएगा, सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ, पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया, है ना। पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया मतलब पावर अपॉन एरिया। क्या होता है पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी। नाम सुना है इंटेंसिटी, हाँ सर। हाँ सर। बताया था ना पिछली क्लास में मैंने। हाँ बताया नहीं था क्या। नहीं सर, वो 10th में एक बार था। इंटेंसिटी नहीं बताया था। 10th में एक बार था, इसलिए वो थोड़ा पता है। हाँ तो चलो आपने वो कोई नहीं। ब्राइटनेस बताया। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक। यहाँ पर देखो, एक तो होता है एनर्जी, ठीक है, फिर हमारे पास में चीज आती है पावर, और फिर हमारे पास में होती है इंटेंसिटी। एनर्जी का मतलब क्या होता है, द होल क्वांटिटी, राइट, लाइक एनर्जी। पावर का मतलब क्या होता है, dE/dt, मतलब कि तुम जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो वो कितना स्लो है कितना फास्ट है। और इंटेंसिटी उससे एक लेवल और ऊपर आ जाती है, वो आती है dE/dA/dt, मतलब कि पर यूनिट एरिया से कितना हो रहा है। ठीक है, अगर तुम एरिया को इंक्रीज कर दोगे
तो तुम्हारे पास जो आने वाली एनर्जी है इट विल ऑल्सो इंक्रीज। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, सपोज बाहर तुम्हारे घर के बाहर जाते हो, बाहर ये आ रही है, गर्मी है बाहर, तो तुमने दो ऑब्जेक्ट रखे, एक ऑब्जेक्ट छोटा है, एक ऑब्जेक्ट बड़ा है, ठीक है। मान लो एक का एरिया ए है, एक का एरिया 2A है। कौन से ऑब्जेक्ट ने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की, छोटे वाले ने या बड़े वाले ने? बड़े वाले। बड़े वाले ने, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। सपोज जैसे कभी वो बना देखा है चपाती बनते हुए तवा, उसके ऊपर एक तो अंगुली रखो, छोटी सी अंगुली, तो जो हीट ट्रांसफर होगा वो कम होगा। एक पूरा हाथ ही रख दो उसके ऊपर, तो कौन से पार्ट के अंदर ज्यादा एनर्जी हमारे पास आएगी? हाथ में। जब पूरा हाथ रख देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी तो वहां पे सेम है, तुम्हारे पास में सब कुछ आ जाएगा। तो इंटेंसिटी बताता है कि कितना इंटेंस है वो, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये मेरे पास में सरफेस एरिया फिक्स है, ये सरफेस एरिया फिक्स है, ये भी ए है, ये भी ए है, यहां से एनर्जी निकल रही है उसका अमाउंट है क्यू, ठीक है। तो मैंने बोल दिया क्यू, और यहां से जो एनर्जी निकल रही है सपोज उसका वैल्यू है 5Q, और क्यू पर सेकेंड है, तो क्या बोलोगे? अपना इंटेंसिटी कहाँ ज्यादा है? नीचे वाले में, राइट। क्योंकि नीचे वाले में जो पर यूनिट एरिया है उससे जो एनर्जी बाहर जा रही है वो कैसी हो गई? ज्यादा है। तो इस बोले इसका इंटेंसिटी ज्यादा है, उसका इंटेंसिटी कम है। अब तो मैं कह सकता हूं ना, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। ये मैंने क्यों बताया, अभी आते हैं। तो देयर आर फ्यू वर्ड्स। एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम से आया ये वर्ड, ओके। तो ये वर्ड जो है, ये वर्ड मैंने पावर लिखा हुआ है, लेकिन ये बेसिकली क्या है? ये इंटेंसिटी है। पावर लिखा है क्योंकि जो उसका नाम है उसमें पावर है, लेकिन अगर आप डायमेंशनली देखोगे तो ये इंटेंसिटी है। इसका मतलब हुआ कि सपोज एक ऑब्जेक्ट को ना गर्म करके हमने रख दिया, अब उससे जो है रेडिएशन निकल रहा है वो तो हर वेवलेंथ का निकल रहा है ना भाई। जो हमारा रेडिएशन थ्योरी थी उसने क्या बोला था कि हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो ना रेडिएशन को एमिट करता है। रेडिएशन को एमिट कर रहा है मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ जो है उनको एमिट कर रहा है वो। तो मैंने एक चीज की डिफाइन जिसको मैंने बोला ई लैम्डा, और वो ये है ई लैम्डा। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। अगर तुम्हें कोई बोले कि 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग से 5020 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसके बीच के जो फोटोन थे, मतलब इसके बीच के जो वेवलेंथ की जो एनर्जी बाहर एमिट हुई उसका अमाउंट मुझे बताओ, तो वो ये बताएगा। तो ये बेसिकली होता है डी क्यू, मतलब कि अपना एनर्जी अपॉन डी टी कितने टाइम में, डी ए इतने एरिया में, इनटू डी लैम्डा। कि 5000 से वो छोटा सा जो स्पेक्ट्रम का आएगा ना उसमें, जैसे कि सारे के सारे स्पेक्ट्रम तुमने भेज दिए, ये मान लो लैम्डा का ऑर्डर है, तो इस लैम्डा के जो थी एनर्जी उसमें एक छोटा सेगमेंट ले लिया मैंने डी लैम्डा। इस डी लैम्डा की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उसने बाहर भेजी उनकी इंटेंसिटी कितनी थी, वो है मेरे पास में स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ठीक है। अगर मैं इसको इंटीग्रल कर दूंगा तो भाई इसको मैं इधर ले गया तो ये बन जाएगा ई लैम्डा इनटू, ये क्या बन जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी डी ए। ये क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी डी ए? इंटेंसिटी। दिस इज इंटेंसिटी, दिस इज
इंटेंसिटी ऑफ बॉडी, और ये है ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा इंटीग्रल। और इंटेंसिटी जो है वो वन किस पे डिपेंड कर रही है, देखो यहाँ पे सिग्मा टी पावर 4। टेम्परेचर की पावर 4। यस, तो दिस ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा इज सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4। अब इस फॉर्मूले का कोई वो नहीं है यार, यूज नहीं है, लेकिन इसका जो ग्राफ जो बनेगा उसका यूज है। तो हमने क्या किया, फॉर ए बॉडी ऑफ टेम्परेचर T मैंने बनाया, उसका ग्राफ बनाया। यहां पे मैंने रिप्रेजेंट किया ई लैम्डा, और यहां पे रिप्रेजेंट किया क्या बन गया, यहाँ पे किया ई लैम्डा लैम्डा, और मैंने एक ग्राफ एंड प्लॉट किया कि भाई एक बॉडी का कुछ तो टेम्परेचर है और उसका जो स्पेक्ट्रम आया बाहर उसको मैंने देखा। तो इसका जो ग्राफ है वो सपोज कुछ ऐसा है, ये इसका मतलब क्या हुआ, जैसे लैम्डा बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी एक पॉइंट पर, फिर वापस घटने नहीं लगेगी। नहीं 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 नहीं, मैं बोलूंगा कि जो ये जो लैम्डा है इसकी एनर्जी कितनी आई है, कितनी, इस वाले लैम्डा की एनर्जी कितनी आई है, इतनी। हर लैम्डा की, सपोज मेरे पास में मतलब हरी लाइट के 5 फोटोन आए, लाल लाइट के 15 फोटोन आए, तो अगर मुझे निकालना है टोटल एनर्जी कितनी आई, तो मैं क्या करूंगा, जो हरी लाइट का जो फोटोन था उसकी एनर्जी इंटू 5 प्लस रेड वाले की एनर्जी इंटू 10, वो हो गया ना टोटल एनर्जी। तो ये वही बता रहा है कि इस वाले लैम्डा के रिलेटिव तुम्हारे पास कितनी एनर्जी आई है, इस वाले लैम्डा के रिलेटिव तुम्हारे पास में कितनी एनर्जी आई है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, ई लैम्डा इंटू अपना डी लैम्डा। हाँ, दिस विल बी टोटल इंटेंसिटी, और वो क्या होती है, सिग्मा इंटू टेम्परेचर की पावर 4। इसका जो एरिया है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब सपोज मैंने तुमको इसका जो था टेम्परेचर वो मैंने बोल दिया T1, तो T1। अब मैंने तुमको एक ग्राफ और बना के दिया, मैं तुमको ग्राफ दिया, ये बना दिया, ये मैंने बोल दिया T2। अब बस एग्जाम में इतना ही ग्राफ आया और तुमसे पूछा कि कौन सा टेम्परेचर बढ़ा है, तो वो T2 बढ़ा रहेगा। T2 क्यों, भाई मुझे पता है एरिया ज्यादा है। उसका एरिया, उसका जो एरिया है दैट इज इंटेंसिटी, ठीक है, और इंटेंसिटी इज सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4। तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी उसका जो टोटल जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी, मतलब उसका जो टेम्परेचर है दैट इज हाई। तो मैं बोल दूंगा T2 इज ग्रेटर देन T1। अब इस ग्राफ के अंदर कुछ पॉइंट्स सर 2 लैम्डा देखो, पे तो सेम पहले वाले एनर्जी हो ग्राफ को सकती है। देखो, यस हो सकती है। सपोज मतलब कि हरे रंग की लाइट के फोटोन आए 5, ठीक है, और रेड वाले के फोटोन आगे 7, तो मतलब हो गया ना एनर्जी सेम। भाई सपोज एक एप्पल है, एक एप्पल 5 रुपए का है, तुम 5 एप्पल लेके आ गए तो उसका अमाउंट कितना हो गया, 25 रुपीज। अगर कोई एक और लेके आया, वो एक ऐसा फ्रूट लेके आया जो कि अब 25 रुपीज का एक ही है, और वो एक लेके आ गया, तो एक्सपेंस तो सेम हो गया ना। हाँ सर। तो सेम यहाँ पे है, तो नंबर ऑफ फोटोन इनटू एक सिंगल फोटोन की एनर्जी दैट इज माय टोटल एनर्जी। तो ठीक है, हो सकता है। लेकिन अब ये देखो, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये देखो, ये पॉइंट बड़ा स्पेशल पॉइंट है। ये कैसा है, ये एक ऐसा लैम्डा है जिसके लिए जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर आ रही है वो कैसी आ रही है, मैक्सिमम। देखो, है ना, देख रहे हो, हाँ सर। वो सबसे ऊपर आ गया ना, पीक आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लैम्डा है, इस लैम्डा की जो, इस लैम्डा वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो
बहुत सारे निकल रहे हैं। मतलब इस लाइट की जो इंटेंसिटी रहेगी, सपोज ये जो लैम्डा है क्या बोलते हैं, रेड कलर का है सपोज मान लो, तो अगर रेड कलर का है तो तुमको जो ऑब्जेक्ट है वन किस कलर का दिखेगा, रेड। क्यों? लाल रंग के फोटोन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो तुमको फिर रेड दिखेगा। तो इसको बोलते हैं लैम्डा मैक्सिमम, मतलब लैम्डा रिलेटेड टू मैक्सिमम ई लैम्डा। मतलब इस लैम्डा के लिए स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज मैक्सिमम। अब इसकी बात करते हैं दूसरे वाले की। मतलब जब हम लोग मैंने एनर्जी नहीं बता रहे, हम लोग इंटेंसिटी बता रहे हैं। यार एक ही बात है ना, मैं अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबका सेम ले लूं और सबको 1 सेकंड में चेक करूं, हाँ तब तो है फिर ना, तो सेम ही है ना, मतलब एनर्जी इंटेंसिटी, क्योंकि फिर मुझे एरिया तो सबका इक्वल लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे मैं इंटेंसिटी चेक कर रहा हूँ, बस मैं मान के चल रहा हूँ कि तो बॉडी है उनका शेप साइज कैसा है, आइडेंटिकल है। अगर उनका अलग अलग होगा तो फिर अपने उसको एरिया से डिवाइड करेंगे। अब जैसे इस वाले कर्व में आता हूँ, ये वाला, तो जैसे मैंने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसका जो एरिया है वो तो इंक्रीज हो गया, राइट। लेकिन जो लैम्डा एम है, मतलब कि लैम्डा रिलेटेड टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर लैम्डा। देखो अपने इस वाले डायग्राम में है, और ये पूरी चीज एक्सपेरिमेंटल है। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट लॉ। सुना है नाम? अरे नाम सुना है किसी ने? नेक्स्ट तो अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो अब सुन लो, ठीक है। तो ये जो लॉ है ये हमारे पास में है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये बोलता है कि इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ बॉडी देन लैम्डा रिलेटेड टू मैक्सिमम ई लैम्डा, मतलब कि मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर विल शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ, क्योंकि लोअर वेवलेंथ वाले की एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहां से मेरे पास इसने पूरा एक्सपेरिमेंटली कहा कि लैम्डा एम इंटू टेम्परेचर इज बी, वेयर बी इज कांस्टेंट। ये इन्होंने पूरा एक फॉर्मूला दिया था, और जो ये जो है ना बी, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, 2 पॉइंट, जो लैम्डा ये है ना बी, बी की वैल्यू आएगी 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। देखो ना, लैम्डा मीटर में, ये केल्विन में। या फिर ये भी कह सकते हो कि 0.029 सेंटीमीटर केल्विन। काफी जगह पे ये भी काम में लेते हैं, वो एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इस चीज को एक्सपेरिमेंटली कैसे दिखाऊं। कभी तुमने आयरन को वो देखा है गर्म होते हुए देखा है? आयरन का एक रॉड है, उसको हीट करो, उसको हीट करते जाओ, तो हीट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आयरन का जो कलर है वो तुमको दिखेगा रेड। कभी उसमें देखा होगा ना हाँ कहीं पे अपने वीडियो वगैरह में, फर्नेसेस ठीक है, वगैरह में। यस। उसके बाद में उसको और हीट करो तो क्या होगा, उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, तो ब्लूइश थोड़ा और येलोइश टाइप हो जाता है। येलोइश टाइप का। चलो ठीक है, और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जो तुम्हारे घर के अंदर गैस का जो वो होता है, बर्नर जो होता है, उसको चालू करो। उसके अगर मैं उसकी बात करूं, ये गैस का वो है ना बर्नर है जिसमें होल्स होते हैं ना ऐसे, उसमें से ये निकल रही है, फ्लेम्स निकल रही हैं।
तो फ्लेम्स ऐसे निकलती हैं। फ्लेम्स की क्या कलर की बात करते हैं, ब्लू जो पार्ट सबसे ऊपर रहता है वो कैसा होता है, हल्का येलोइश या फिर मतलब कि ऑरेंज टाइप का रहता है ना। और जो पार्ट सबसे नीचे होता है, जहां पे टेम्परेचर सबसे हाई होता है, उसका जो कलर है वो हल्का हल्का का ब्लू होता है। जाके देखना आज, हाँ सर। ठीक है। क्यों? नीचे वाला जो पार्ट है उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो जब हाई टेम्परेचर होता है तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, भाई जिस लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी हमको वही विजुलाइज होगा। तो जब टेम्परेचर हाई है तो लोअर वेवलेंथ वाला जो है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अगर कलरफुल स्पेक्ट्रम में अगर मैं देखूं तो लोअर वेवलेंथ किसका होता है, ब्लू का। तो हाई टेम्परेचर हाई, तो इट विल टुवर्ड्स ब्लू। यहाँ पे कैसा है, टेम्परेचर लो तो टुवर्ड्स रेड। इसलिए ऊपर वाला थोड़ा सा येलो येलो दिखता है, रेडिश दिखता है, ऑरेंज दिखता है। लेकिन जहां कभी तुमने वो देखा है वेल्डिंग वाला, जो लोग वो करते वेल्डिंग करते हैं, हाँ सर, वो पूरा ब्लू ही रहता है। हाँ, तो उसमें से जो आग निकलती है उसका देखो कलर, उसका कलर ब्लू होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर भाई बहुत हाई होता है। तो जितना हाई टेम्परेचर होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला जो फोटोन, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला जो स्पेक्ट्रल है वो कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लोअर, लोअर एंड वेवलेंथ की तरफ। तो वो होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, हाँ भाई। अरे कुछ समझ हाँ आया? सर। हाँ, अब हाँ देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आते हैं कि सपोज फॉर, एक सेकंड फॉर्मूला देखा। हाँ एक एक बार, टू बॉडीज, लैम्डा मैक्सिमम जो वन का है वो सपोज 400 एमस्ट्रॉन्ग ये है, और लैम्डा मैक्सिमम जो टू है दैट इज 2400 एमस्ट्रॉन्ग। फाइंड रेशियो ऑफ डी क्यू बाई डी टी, बताओ। तुमको दो वो दी हुई है, बॉडीज दी हुई है, उन दोनों बॉडीज के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम है उसके वैल्यूज दी हुई है। तुमसे पूछा है कि दोनों बॉडीज का जो एमिशन हो रहा है, टोटल एमिसिव पावर का रेशियो क्या होगा। तो मतलब कि Q1 बाई Q2 क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो हमको फॉर्मूला पता है ये वाला, लैम्डा इंटू टी इक्वल टू बी। तो अगर किसी का लैम्डा हाफ हो गया, देखो इसका लैम्डा हाफ हो गया, मतलब इसका जो टेम्परेचर कैसा हो गया, डबल हो गया। डबल। टेम्परेचर अगर मेरा डबल हो गया तो पावर कितने टाइम्स हो जाएगी, पावर 4। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 1/60। ठीक है, हाँ सर। एनीवन, किसी को कुछ डाउट, नहीं सर। कोई भी भाई बता दो, डरना मत। चलो क्वेश्चन को नोट करना। हाँ क्वेश्चन सर, नोट कर थोड़ा लो। ऊपर, हाँ, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए ना सर। कितना ऊपर, बस। बस सर, हाँ हो गया हो गया।
ठीक है। आगे आए। यस सर। तो देखो जो हमारे कहते हैं सिलेबस वाली जो चीजें हैं वो तो इतनी है ना। तो इसके अलावा मैं एक चीज तुमको और बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। नाम सुना है? सोलर क्या मतलब होता है? सोलर समथिंग हीट से लेके सन जी। रिलेटेड टू सन। सर सन एक पर यूनिट एरिया कितना वॉट्स प्रोड्यूस करता है वैसा है क्या? हाँ तो देखो सपोज ये मेरे पास में सन है। इस सन का जो रेडियस है वो सपोज मैंने बोल दिया तो यहाँ से हीट होकर निकल रही है हर तरफ से। मैं मान के चल रहा हूँ कि स्फेरिकल है, राइट। तो मैं देखता हूं कि सन के लिए dq/dt क्या बन जाएगा। मैं मान के चल रहा हूं कि मान लो ये हमारे पास परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो ई का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो सन की जो एनर्जी जाएगी वो कितनी जाएगी भाई? पावर। हाँ क्या होता है? सिग्मा ई ए, ये होता है ना टेम्परेचर की पावर 4 होता है। तो अपना ई का वैल्यू 1 तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टेम्परेचर ऑफ सन की पावर 4। ये है मतलब जो सन जो है वो इतना एनर्जी पर सेकेंड क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। और ये सारी की सारी एनर्जी स्पेस में घूम रही है। तो स्पेस में किस शेप में जाएगी? ये रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और हर तरफ जाएगा। तो सपोज आफ्टर सम टाइम की बात करते हैं, किसी टाइम पे ये एक ऐसा वो सर्कल है जिसका रेडियस सेम है, ठीक है। सपोज इसका जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर। तो ये जो एनर्जी थी ये यहां से आ रही होगी बाहर। अब स्कोप नहीं है ना और कोई, तो ये एनर्जी यहां से बाहर आ रही है सारी की सारी। तो मुझे निकालना है इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट कितना होगा। अगर इस सरफेस पे मैं निकालूं इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। याद है? अरे एनर्जी क्या होता है? dq/dt एरिया। हाँ सर। तो अब देखो जो भी एनर्जी यहां से निकली, यहां से एनर्जी कितनी निकली? dq/dt। अब वो सारी एनर्जी को इस वाले स्फीयर में से निकलना है। तो स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ज्यादा हो इंटेंसिटी जाएगा। बनेगी वो क्या बन जाएगी? तो वो बन जाएगी dq/dt। और हमारा एरिया कितना है? 1/4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखो ना इसका जो अपना रेडियस है वो स्मॉल आर हाँ है। सर। अब जो अपना dq/dt है वो तो कैसा है? कांस्टेंट है। देखो ना, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि सन का टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैं कह सकता हूँ ना इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। मतलब सन की जो इंटेंसिटी है वो इस टाइप से वेरी कर रही है सर ये कि अगर मैं सन के पास जाऊं तो इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। तो वो वही बात है ना, अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में जाते हो तो गर्मी तुमको ज्यादा लगती है, उससे जितना दूर जाओगे तुमको गर्मी कम लगेगी। तो ये है वो हमारे पास में। सर एक डाउट, हाँ ये हम लोग के पास जो dq/dt है उसमें भी तो a आ ही रहा है ना, तो कैंसिल नहीं होगा? नहीं, वो तो उसका एरिया है ना, सन का एरिया है वो तो। भाई सन ने इतनी एनर्जी को बाहर होकर निकाल दिया, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे मुझे यहाँ इंटेंसिटी निकालना है। तो इस पॉइंट पे वो जो एनर्जी थी वो कितने एरिया के ऊपर आ गई है? हाँ सर समझा। ओके, एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सपोज मुझे 1 सेकंड के अंदर 5 थप्पड़ मारने हैं तुमको, ठीक है।
अब या तो पांचों थप्पड़ मैं तुमको एक ही गाल पे मारूं, या तुमको एक लेफ्ट पे मारा, एक राइट पे मारा, एक हाथ पे मारा, एक पाँव पे मारा, कहाँ ज्यादा दर्द होगा? सर जब सब एक ही गाल पे पड़ेंगे। सब एक जगह पे, तो वो इंटेंसिटी है कि एक ही जगह पे कितना आ रहा है। यहाँ पे जो तुम्हारी एनर्जी थी वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है, क्योंकि जो तुम्हारा एरिया था वो बट गया, उसको हर जगह पे एनर्जी भेजनी है। लेकिन एनर्जी का अमाउंट तो कांस्टेंट है ना, 5, तो पांचों एक ही जगह पे दे दोगे तो इंटेंसिटी विल इंक्रीज। तो जैसे जैसे तुम बाहर जाओगे, देखो जब तुम यहाँ थे, इसके अंदर थे, तो जो स्फेयर का एरिया बनता वो कम बनता। जैसे जैसे तुम इससे सन से दूर जाओगे तो इंटेंसिटी कैसी होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो जो 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 प्लेनेट सन के पास में है वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है, अगर सन से तुम बहुत दूर चले जाओगे तो तुम्हारा इंटेंसिटी कम हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है इंटेंसिटी 1/r², ये तुमने हर जगह देखा होगा। अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2/r² होता है। हाँ सर। वैसे ही जो अपना ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? G m1m2/r², राइट? ये भी इंटेंसिटी तो है, देखो ना 1/r। हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है भाई? हाँ सर। हेलो, आ रही है सर। हाँ सर। आवाज आ रही है।